Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो यू कैन ऑल्सो विजिट टू www.ikraias.com. वहाँ पे मेंस 2022 टेस्ट सीरीज शुरू की गई है. यू कैन एनरोल इन दैट पर्टिकुलर कोर्स. बहुत क्वालिटेटिव और ऑथेंटिक एंड यू कैन ईजिली नो द वेरियस मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर किस तरीके से लिखना है. आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस होगा एंड इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू इन द एग्जामिनेशन. ओके, एंड you can also go through the details with respect to 2022-2023 के लिए GS Foundation course, NCERT batch ये सब शुरू भी हुए हैं. Okay, you can enroll in the courses to be part of our team and to associate with ICRA IAS जहाँ पे आपको ओजस सर and सुमित सर ऐसे बहुत सारे pan India famous faculties are going to mentor you and they will be part of the classes also, right? Yes, let us go एंड डिस्कस अबाउट दी MSME. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आते ही रहता है एग्जामिनेशन में. इट्स नॉट ए न्यू थिंग. ओके, MSME के ऊपर क्वेश्चन नहीं आना ऐसा तो कभी हो नहीं सकता. साल 2 साल में क्वेश्चन गिरते हैं इसके ऊपर और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो पढ़ने के लिए. वाई? बिकॉज MSME का मतलब ही है कि जो हम छोटे दुकानदार देखते हैं अपनी आंखों से, सुपरमार्केट वालों को देखते हैं, हम ये सलून वालों के देखते हैं, छोटे छोटे फुटवेयर बनाने वालों को देखते हैं, हम लेदर के प्रोडक्ट्स बनाने वालों को देखते हैं, अलमारी बनाने वालों को देखते हैं. तो ये दिस ऑल कम्स अंडर व्हाट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पे आते हैं, जो कि एक आम इंसान के बहुत करीब है ये इंडस्ट्रीज. ओके, सो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, इसके ऊपर फोकस करना और इनके चैलेंजेस क्या है उसको निकाल के सॉल्यूशंस देना, इट इज़ बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये हमारे जैसे लोअर और अपर मिडिल क्लास को डील करने का एक सेक्टर है, MSME सेक्टर. सो आज हम देखने मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे अपन. व्हाट आर MSME, व्हाट आर स्टार्टअप, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न. हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब क्या है, MSME का ओल्ड एंड न्यू इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है. तो देखिए ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा. यहाँ पे इंट्रोडक्शन रहेंगे, अच्छे से फैक्ट्स रहेंगे, उसके बाद में चैलेंजेस, उसके बाद में वे फॉरवर्ड, उसके बाद में कंक्लूजन. तो दिस इज ए परफेक्ट मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर. आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आपके 2022 मेंस के लिए. एंड PSC एग्जामिनेशन के लिए तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा. तो जो भी मैं लिखा हूँ अगर वो डायरेक्टली लिख लेते हैं विदाउट एनी एनालिसिस, तो आप बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, राइट? ओके, लेट अस गो एट. व्हाट आर MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. ओके, सो बेसिकली ये जो है इंडस्ट्रीज के बारे में तो आपको पता ही होगा. Industries is that sector that generally takes raw material from agriculture sector. ये agriculture sector से raw material लेंगे और वो raw material को convert करेंगे finished goods में, जिससे हम use कर सकते हैं. finished goods में convert करके हमें देंगे वो, या तो हम उसका utility करेंगे, utilize करेंगे, और या हम उसका क्या करेंगे, खाएंगे, consumption करेंगे. Just like agriculture से आप टमाटो लिए या एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी से आप मिल्क लिए, इसका बनेगा बादाम मिल्क, या लस्सी कुछ बनेगी, या कुछ कोकोनट वाटर बनेगा. यहाँ से अगर फ्रूट्स लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो यहाँ पे टैंग वैंग रियल जूस मिलेगा. तो ये डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं. या एग्रीकल्चर में माइनिंग भी एक सेक्टर होता है, माइनिंग एंड क्वारिंग. सो माइनिंग से निकाले जाएंगे एल्यूमिनियम को हम स्टील में कन्वर्ट करेंगे, स्टील में कन्वर्ट करके हम बनाएंगे माइक्रोवेव, प्रेशर कुकर और फैन. तो ये चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो बेसिकली इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो कि रॉ मटेरियल लेगा एग्रीकल्चर सेक्टर से और अपने को फिनिश गुड्स बना के देगा, जिससे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं इस तरीके से, या हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ड्यूरेबल कंजम्पशन भी हो सकता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मीडियम वाली भी हो सकती है. तो उस हिसाब से पहले क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया गया था. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज भी है और मेगा भी है. माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज मेगा, ये पूरे जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन व्हाट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड थे. कितने पैसों का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. अगर आप वो पैसों के अंदर करते हैं, चलो माइक्रो का है 25 लाख के अंदर करना है, अगर कोई इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहो, कोई फ्लोर मिल रहो, या कोई फ्लोर मिल क्या है, फूड प्रोसेसिंग है ये, फ्लोर मिल रहो, या कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू करे, अगर ये करे उनकी अगर जो भी पूरा सेटअप करने का बिजनेस 25 लाख से कम होता है, तो एक ज़माने में बोलते थे माइक्रो, ज़्यादा होता था तो स्मॉल, इस तरीके से डिवीजन होता था, राइट? तो अभी क्या हुआ, अगर आप क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया देखते हैं
तो पहले जो ये ओल्ड क्लासिफिकेशन था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस तरीके का क्लासिफिकेशन था, सर्विस सेक्टर के लिए इस तरीके का क्लासिफिकेशन था। अभी क्या हुआ रिसेंटली, ओके, एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद में उन्होंने एमएसएमई का क्लासिफिकेशन ओके सेम कर दिया है बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डस्टर मैन्युफैक्चरिंग करना है या ईयरफोन मैन्युफैक्चरिंग करना है, या कोई सर्विस सेक्टर है जो कि एक सैलून, एक स्पा या एक कोई थिएटर शुरू करना चाहता है, अगर उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगा तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो। या उनका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, सालाना कितना पैसा आया कितना पैसा गया, अगर पूरा काउंट करें कितना पैसा आया कितना पैसा गया, अगर पूरा काउंट करें एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज पूरा काउंट करें, अगर ये पूरा पैसा 5 करोड़ से कम होता है तो हम बोलेंगे माइक्रो। या स्मॉल देखेंगे, लेस देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करिए आप और प्लस लेस देन 50 करोड़ का टर्नओवर। मीडियम लेस देन 20 करोड़ एंड लेस देन 100 करोड़। सो इस हिसाब से आप देखिए कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का क्राइटेरिया एक ही हो गया है, यहाँ पे अलग अलग था। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का इस तरीके का था, सर्विस सेक्टर का इस तरीके का था, बट आफ्टर दिस न्यू क्लासिफिकेशन केम, सो दिस क्लासिफिकेशन इज सेम फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अभी हमें लार्ज इंटरप्राइज, लार्ज इंटरप्राइज क्या है? लार्ज इंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ के ऊपर होगा वो लार्ज इंटरप्राइज कहलाए जाएंगे, और जिसका इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ के ऊपर होगा वो कहलाए जाएंगे मेगा इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज की यही क्लासिफिकेशन है, इससे ज्यादा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है। बेसिकल यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, एमएसएमई है क्या, ओके, किस तरीके से वो काम करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर वो काम करते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। अभी हम उसके मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर पे नहीं गए, बिकॉज एक सिस्टम आपको एक समझ में आना चाहिए, थोड़े बहुत बेसिक्स आपको मालूम रहने के बाद में आप वो चीज़ को प्रॉपरली क्वेश्चन एंड आंसर में डायरेक्ट लिखते हैं ना हम, तो आप प्रॉपरली उसको कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी होगी आपको, राइट? यस, लेट अस नाउ गो अहेड विद दी इंपॉर्टेंट मेंस मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपका रहेगा ये इंट्रोडक्शन, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि ये आधे पे से ज्यादा हो जाएगा, बट मैं आपको 40 पॉइंट्स दे दिया हूं जस्ट बिकॉज जब आप एग्जाम लिखते हैं तो आपको इसमें से 3-4 पॉइंट भी याद आ जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? फाइनली सो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, सो ऑलवेज हमेशा याद रखिए, एक बार आप जब भी एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म्स का एक बार फुल फॉर्म लिखना चाहिए, उसके बाद में आप कितने बार भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, बट खाली शॉर्ट फॉर्म लिख दिए तो नहीं चलता, एक बार तो उसका फुल फॉर्म लिखना चाहिए सो दैट आगे वाले को पता चले कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन्विजिलेटर को, राइट, एग्जामिनर को, ठीक है? द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ओके, ये एक ऐसा मेजर सेक्टर है दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट वेरी नाइसली टू दी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सोसाइटी भी डेवलप होगी, जॉब भी मिलेगा, पॉवर्टी भी कम होगा और इकोनॉमी भी डेवलप होगी क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कर सकेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एमएसएमई सेक्टर इज अ वेरी गुड सेक्टर, कैन कंट्रीब्यूट बोथ ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रंट्स, ठीक है? ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर। बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे डेटा भी दिए हैं। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 12 करोड़ 120 मिलियन, मतलब 12 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर में। और ये जितने भी बिजनेस यूनिट्स है अपने कंट्री में 99% ऑफ बिजनेस यूनिट्स बिलोंग टू व्हाट, एमएसएमई को ही बिलोंग करते हैं। तो इतना ओके इंटीग्रेटेड सेक्टर ये है अपने इकोनॉमी में और सोसाइटी में भी। एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई मिनिस्ट्री हैज सेट ए टारगेट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय 50% बाय 2025 व्हेन इंडिया बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, एमएसएमई का इतना पोटेंशियल है कि वो 50% टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में एमएसएमई से आएगा, 50% आएगा, ओके? In terms of export, it contributes 45% of overall exports from the India। तो एक प्रॉपर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आ रहा है, बाहर का पैसा भी आ रहा है, करेंसी भी अपने को दूसरे कंट्री की आ रही है, तो एक्सपोर्ट्स में भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है एमएसएमई सेक्टर। द सेक्टर हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इमेंसली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्पेशली इन सेमी रूरल, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में एमएसएमई में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, बहुत अच्छे न्यू एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। तो बेसिकली ये भी एमएसएमई सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करा, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट्स की बात करा, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट का विजन की बात करा कि 50% हो जाएगा बाय 2025, उसके बारे में बात करा, और मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करा, और कितने बिजनेस यूनिट्स हैं अपने पास 99%, उसके बारे में बात करा। एंड एट द एंड आई आल्सो सेड दैट कि ये बहुत अच्छा सेक्टर है, ओके, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इंट्रोडक्शन इन योर एग्जामिनेशन। इसमें आप छोटा कर सकते हैं आपके हिसाब से, बट ये 40 पॉइंट्स आप लिखिए, दैट इज इनफ, ओके? ये एक्चुअली ये हिंदू एडिटोरियल में इसलिए आया था कि एमएसएमई डे बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, ओके, दे हैव अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन
एंड टू डिक्लेयर आज का दिन जून 27 टू बी डिक्लेयर्ड एज MSME, ओके, MSME इंटरप्राइज डे, इस तरीके से ये डे का मुकर्रर किया गया है, ओके। और ये डे में ये क्यों एक्चुअली हम डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये अर्थ डे रहो या एनवायरमेंट डे रहो या वाइल्ड लाइफ डे, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका मतलब हर एक को अवेयरनेस हो कि वो है क्या, ओके, वो क्यों बनाया जा रहा है, वो सेक्टर में हार्मफुल क्या है, वो सेक्टर में इंपॉर्टेंस क्या है। सो लोगों को अवेयर करने के लिए बेसिकली डे बनाया जाता है कि अगर आप कुछ खराब कर रहे तो वो नहीं करिए, और जागरूक होने के लिए बनाया जाता है, ओके। सो इन दिस पर्टिकुलर डे इट विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन ऑफ MSME, ओके, एंड दैट विल लीड टू अचीव व्हाट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MSME account for 90% of business across the world, 60 to 70% of the employment is there in across the world, and it contributes 50% of GDP in the world. तो बेसिकली आप देखिए इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में MSME का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा विद दिस पर्टिकुलर डेटा, ओके। और MSME डेफिनेटली एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है विथ रिगार्ड टू व्हाट जॉब क्रिएशन। जितना आप MSME को प्रमोट करेंगे उतना जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि बेसिकली MSME में अनस्किल्ड और ज़्यादा हाई स्किल वर्क नहीं होता है, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्क से ही काम चल सकता है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड ही है। तो उनके लिए सेक्टर बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोग ऑब्जर्व किए जाते हैं इन केस ऑफ व्हाट एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो आपको समझ में आ ही गया हो गया MSME सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी। वी हैव ऑल्सो जस्टिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओके, फैक्ट। और जो मेंस का लिखने का तरीके में एक सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि करंट अफेयर को इंटीग्रेट करना, कॉन्टेम्परेरी इशू को इंटीग्रेट करना, और यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर दिए कि वर्ल्ड, ओके, MSME डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27, और वो किसके लिए है। तो आप शुरू करें आपका आंसर विथ रिगार्ड टू MSME है क्या, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका इंपॉर्टेंस के बारे में आप एक पैरा लिखे। उसके बाद में आप इसके MSME क्यों प्रमोट करना चाहिए ये डे के बारे में लिख के आप ये बोलें कि देखो मुझे करंट अफेयर भी मैं अच्छे से पढ़ के आया हूँ, टू द इन्विजिलेटर यू आर जस्ट सेंडिंग ए मैसेज, ठीक है। तो अब बेहतर मार्क्स मिलेंगे जब आप कॉन्टेम्पररी और करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करते हैं आपके क्वेश्चन, राइट। सो परफॉर्मेंस इंपैक्टेड, और यू कैन से दैट चैलेंजेस, इसको हम चैलेंजेस भी बोल सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। परफॉर्मेंस इंपैक्टेड MSME का हाल में क्या हुआ, थोड़े बहुत सारे चैलेंजेस भी अभी वो सफर कर रहे हैं, प्लस वो इंपैक्ट भी हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। पहली बात तो कोविड में बहुत ज़्यादा पैंडेमिक में इंपैक्ट हुआ है, ऊपर से क्या हो गया, वार सप्लाई, यूक्रेन के वार की वजह से सप्लाई शॉक्स होने की वजह से, सोरिंग फ्यूल और फर्टिलाइजर के प्राइसेस के वजह से और भी ज़्यादा इंपैक्ट हो गया MSME। और ये तो पूछो ही मत, क्लाइमेट क्राइसिस तो हमेशा लगा हुआ ही है हर सेक्टर के लिए। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जहां पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है। नॉट ओनली दैट, MSME सेक्टर में बहुत कम ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं सेफ्टी के, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते विद रिगार्ड टू प्रोडक्टिविटी, ना एनवायरनमेंट का केयर करते हैं, ना तो एनवायरनमेंट के हेल्थ का इम्पैक्ट के ऊपर केयर करते हैं, ना वर्कर की सेफ्टी और हेल्थ के बारे में कुछ नहीं सकते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है MSME का सेक्टर। ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा रजिस्टर्ड यूनिट्स नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं लिखा हुई हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी है, बहुत फॉर्मल नहीं है कि अगर आपको अपॉइंट करेंगे तो कितने महीने आप काम करेंगे, आपका बोनस क्या होगा, आपकी तनख्वाह क्या होगी, आपको कितने लीव्स मिलेंगे। अगर इस तरीके से अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होता है, जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर शुरू होता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और बेनिफिट्स प्रिविलेजेस अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स आपको दिए जाते हैं। तो बट MSME सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज है, आज आपको रख लिए काम पे, कल आपको निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें, ओके। क्योंकि बहुत सारे इंटरप्राइज अनरजिस्टर्ड है, बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स आर लैकिंग अवेयरनेस, ओके। ना एम्प्लॉयर को पता है, जैसे कि नॉर्मल बंदा एक समझिए आप एक हजम की दुकान खोलना चाहता है, एक सलून खोलना चाहता है, एक नॉर्मल बंदा एक जिम खोलना चाहता है, राइट। मेरे जैसा एक नॉर्मल घर के पास होते हैं अपने दोस्त, तो वो जिम खोलना चाहते होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको पता ही नहीं कि सेफ्टी क्या है, ओके, हेल्थ कैसा है, तो उनको पता ही नहीं, उनको एनवायरमेंटल लॉस, लेबर लॉस पता ही नहीं होते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, दे लैक अवेयरनेस, ओके। हेंस इनफॉर्मल सेक्टर रहने की वजह से ऐसे लोगों को ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना सपोर्ट मिल सकता है, ना वो बैंक से भी कुछ क्रेडिट का सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो पता ही नहीं कि उनको किस तरीके से रजिस्टर करना है और क्या क्या फुलफिल करना होगा स्टैंडर्ड्स इन ऑर्डर टू अवेल व्हाट बेनिफिट्स ऑफ व्हाट गवर्नमेंट और बैंक के बेनिफिट्स लेने के लिए क्या रेगुलेशंस, क्या रजिस्ट्रेशन फॉलो करना है, उनको पता ही नहीं है। अगर वो करते हैं तो वो अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्लोबल
वैल्यू चेन है क्या? ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब है, देखिए ये है अपना नॉर्थ अमेरिका, ये है अपना साउथ अमेरिका, ये है अपना यूरोप, ये है अपना अफ्रीका, ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया। एमएसएमई में समझिए आप, यहाँ पे है रॉ मटेरियल से फूड आ रहा, यहाँ ये पूरा ऑस्ट्रेलिया के ये रीजन है, रॉ मटेरियल हब है। ओके, और आप समझिए यहाँ पे व्हाट आई से इज यहाँ पे R&D अच्छा है। ओके, किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स को फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, लेट्स सपोज फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल यहाँ पे है, यहाँ पे R&D होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, यहाँ पे आपको होता है ब्रांडिंग होता है, और यहाँ पे इंडस्ट्री से जो कि प्रोक्यूर कर रहे हैं इंडिया में इंडस्ट्री से। तो ये क्या है, पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एक ग्लोबल चेन है। ग्लोबल चेन है, यहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा, फिर यहाँ पे जा रहा, फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा, फिर ब्रांडिंग के पास जा रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया बनना चाहता है एक इंपॉर्टेंट हब। हम बनना चाहते हैं एक इंपॉर्टेंट हब कि इधर रॉ मटेरियल में रहो या ब्रांडिंग में रहो या प्रोसेसिंग में रहो, कोई भी एक स्टेप में इंडिया बनना चाहता है एक इंपॉर्टेंट हब। ग्लोबल सप्लाई में अगर कोई कंपनी को चाहिए कि भाई मुझे ये रॉ मटेरियल की जरूरत है या मुझे ये स्टेप की जरूरत है, ये प्रोसेस जरूरत है, वो इंडिया को देखें और इंडिया से ही ले। सो वी वांट टू बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद एमएसएमई इंडस्ट्री। अभी गवर्नमेंट क्या करी? गवर्नमेंट पहली बार टॉप प्रायोरिटी दी है टू द एमएसएमई सेक्टर एंड हैज आल्सो इंक्लूडेड एमएसएमई सेक्टर इन द आत्मनिर्भर डॉक्यूमेंट में भी एमएसएमई को रखा गया है। इंडिया हैज लॉन्च एम्बिशियस मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन 2015। उस वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत पुश दिया गया है और मुद्रा योजना वाज लॉन्च इन ऑर्डर टू प्रमोट व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल मीडियम एंड इंटरप्राइजेस में आपको वहां पे ओपन करने का मौका मिलेगा थ्रू मुद्रा स्कीम। ओके, और गवर्नमेंट ने एमएसएमई को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड सम इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च किया गया है। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं गवर्नमेंट, सो दैट उनके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे एक्सपोर्ट होंगे ना, देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। सो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी भी चल रही है टू प्रमोट एंड बूस्ट द सेक्टर ओके टू द अदर कंट्रीज। तो गवर्नमेंट अच्छे मेजर ले ही रही है विद रिगार्ड टू व्हाट एमएसएमई इंडस्ट्री। ठीक है, अभी देखिए और इसको अच्छा करने के लिए टू एक्सेलरेट द प्रोसेस, टू एक्सेलरेट द एमएसएमई इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, एक्सेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन बोथ लोकल स्टेट और नेशनल लेवल पे काम कर रही है। यूनिडो है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलॉन्ग विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन वुमेन, आईफैड, ये पूरे काम कर रहे हैं एमएसएमई के साथ। वर्ल्ड वाइड में पूरी दुनिया में जहां जहां भी एमएसएमई है, ये पूरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ काम कर रहे हैं, काम करके उनको हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके से वो लार्ज स्केल ट्रांजिशन करें, छोटे से बड़े कैसे हों, माइक्रो से स्मॉल और मीडियम और लार्ज किस तरीके से बने, डिजिटलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से उनके प्रोसेस को डिजिटाइज करें, ग्रीनिंग, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में ही है, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू चेन्स, वैल्यू चेन्स को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि पैंडेमिक आने की वजह से क्या हो गया, नाउ द इंडस्ट्रीज विच आर एस्टैब्लिश इन द मोस्ट पैंडेमिक प्रोन जोन्स, वो वहां से अपने इंडस्ट्रीज उठा लिए हैं और वो जा रहे हैं कि अदर जोन्स, ओके, अदर एरियाज, अदर कंट्रीज जा रहे हैं तो प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज उनको रीऑर्गेनाइज करना है उनका टोटल बिजनेस बिकॉज ऑफ व्हाट, पैंडेमिक। अब तो वार हो गया तो फिर यूक्रेन से फिर हटेंगे ही हटेंगे। एज ए बिजनेसमैन मैं क्यों रहूंगा यूक्रेन में, क्योंकि अभी मेरे को पता ही है कि वो कम होने वाला नहीं है, तो मैं वहां से पूरी वाइंड अप कर लूंगा अपनी इंडस्ट्री। ओके, मैं यूके जाऊंगा या इंडिया जाऊंगा, कहीं पे भी जाऊंगा, बट वहां पे तो नहीं रहूंगा, राइट? यस। तो ये हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके से रीऑर्गेनाइज भी कर सके, कहीं और जाके अगर सेटल होना है, आपको इंडस्ट्री लगाना है तो किस तरीके से लगाए। तो पूरी दुनिया में ये पूरे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं टू हेल्प व्हाट एमएसएमई। गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, डीजी सक्षम, इंटरलिंकिंग ऑफ उद्यम, ई श्रम, नेशनल करियर सर्विस, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयमेंट मैपिंग, पोर्टल्स हैज आल्सो बीन प्रॉमिस्ड ऑफ टारगेटेड डिजिटलाइजेशन स्कीम। सो डिजिटलाइज करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे सुविधाएं दिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी गुड स्टेप्स विद रिगार्ड टू व्हाट डिजिटाइजेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर, आप यहाँ पे देख ही लिए। ओके, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए, okay, to reduce the environmental impact of MSME on our world, on the climate, okay, UNIDO is working with Bureau of Energy Efficiency। ये अपनी एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बीईई और यूनिडो दोनों मिलके अभी तक 695 ओके एमएसएमई को सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे वर सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग 83,000 टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन होने से बचाए हैं। तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं ओके ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, थर्डली सप्लाई को रेजिलियंस बनाने के लिए, सप्लाई कम नहीं होना, सप्लाई हमेशा एक लेवल में चलते रहना, तो उसको रेजिलियंस बनाने के लिए ओके गवर्नमेंट यूनिडो फिर काम कर रही है ओके विथ वन ऑफ आवर
one of our association called as Automotive Component Manufacturers Association. ओके, तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए और माल रिटर्न नहीं करना चाहिए. तो इस वजह से जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो पूरे फॉलो करने के लिए यूनिडो बहुत हेल्प कर रही है. और यूनिडो के हेल्प की वजह से अभी तक बहुत सारे इंडिया के एमएसएमईज, ओके, दे वर एबल टू रिड्यूस द रिजेक्शंस ऑफ 82% एंड 73% रेस्पेक्टिवली. और क्लाइंट उनके रिजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं. पहले 100 रिजेक्ट करते थे, अब 82 रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, एक 18 रिजेक्ट कर रहे हैं. सो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया. क्लाइंट रिजेक्शन रिड्यूस टू 82%, 73%, एंड एमएसएमईज आर एबल टू सेव 4.2 करोड़. इतने पैसे उनके बच गए क्योंकि क्लाइंट का रिजेक्शन कम हो गया. तो ये सप्लाई हमेशा, अगर हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं वो वापस कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तो रेजिलियंट सप्लाई नहीं हुई ना, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं आया. तो प्रोडक्ट आने का मतलब है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम सप्लाई देना, तो उनके पास प्रोडक्शन चलते रहेगा, वर्ल्ड में फिरेगा प्रोडक्शन, तो हर जगह अवेलेबल होगा, तो हर एक की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी रहेगी, राइट. यस, जब हम उनको सप्लाई करेंगे, अगर वो हमको रिटर्न भेज दिए तो सप्लाई तो वैसे भी रुक जाएगी और प्रोडक्शन तो वैसे भी कम हो जाएगा, फिर इन्फ्लेशन आने के चांसेस है. तो इसमें सप्लाई रिजेक्ट नहीं होना, सप्लाई करने के बाद मॉल रिजेक्ट नहीं होने के लिए ये यूनिडो काम कर रहा है. अभी तक इतना ज़्यादा रिडक्शन रेट आ गया है विद रिगार्ड टू व्हाट, गुड्स, ठीक है. जॉब क्रिएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट जॉब्स इन एमएसएमई सेक्टर इज इम्प्लीमेंटिंग ए स्कीम कॉल्ड एज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ये 2009 में शुरू हुई थी. ओके, थोड़ा बहुत आप चेक कर लीजिए, 2008 या 9 के आसपास है ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ये प्रोग्राम है, आपको होना चाहिए 8th क्लास पास और आप 18 साल के होना चाहिए, तो आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा. 10 लाख तक का लोन मिलेगा. दिस इज द ओनली क्राइटेरिया, ठीक है. यहाँ पे कोलेट्रल आपको देना पड़ेगा, बट एमएसएमई उससे अच्छा तो आप मुद्रा लोन ले लीजिए. यहाँ पे आपको कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, दैट इज इनफ, ठीक है. आप सिर्फ प्ले स्लिप बता दियो या इनकम टैक्स रीजन बता दो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है. तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, okay, they are supporting MSME in creating and retaining jobs with over 150 MSME. They have successful to be able to create new jobs and to retain the existing jobs in around 150 MSMEs को jobs और create करने में help करे. और जो भी jobs because of pandemic से hit हुए, तो वो निकालना छोड़ के retention करने के लिए भी उनको अच्छे से ideas and solution दिए हैं. ओके, आप क्या लिखेंगे इसके बाद में कंक्लूजन? देखिए, ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन, ये हो गया अपना करंट अफेयर, ये हो गया अपना ये 2 स्लाइड से अपने चैलेंजेस, ये स्लाइड से अपना ये 3 स्लाइड्स, 1 मेजर्स ऑफ गोना, ये जो 3 स्लाइड्स है, 4 स्लाइड्स है, ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड और मेजर्स. अब आपको लिखना होगा कंक्लूजन देखो बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है. द पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्मॉल बिजनेस इज ट्रूली इमेंस. बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अपने स्मॉल बिजनेसेस में. इंडिया फेसेस ए यूनिक मोमेंट इन हिस्ट्री. पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग लोग बहुत है अपने पास, बहुत काम कर सकते हैं. अगर ये यंग लोग को इनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हमको लिवरेज करना है, यूज़ करना है, इंडिया नीड्स टू क्रिएट ए मिनी जॉब्स. बहुत जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा. जब ये 1 मिलियन यंग पीपल, ओके, जो मार्केट में एवरी मंथ 10 लाख यूथ इंटर हो रहे हैं, इनके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है. अगर एमएसएमई को प्रमोट करते तो इनके जो पास ताकत है, जो फिजिकल फिटनेस है, उसको यूज़ कर सकते हैं. ए फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट, okay, centers on the policy makers and society at large, fully recognizing and supporting the central social economic role that MSME play in India as across the world. ये मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट अच्छे से MSME सेक्टर को और प्रमोट करना बहुत जरूरी है, और जो भी डेमोग्राफिक डिपेंडेंट है उसको लिवरेज करना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, दिस ऑल अबाउट टू हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.